हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने अगला चैप्टर लेसन 6 लिया है। इसके पहले वीडियो में मैंने लेसन 5 पूरा करवा दिया है और उसमें के कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। तो आज उसी के क्रम में आगे ये लेसन 6 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नाम लिख लिया है। लेसन 6 का नाम है किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ, यानी कि किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, तो इसमें हम किरचॉफ के नियम का अध्ययन करेंगे और विद्युत परिपथ का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसकी पहली हेडिंग मैंने लगा ली है जिसका नाम है विद्युत सेल। क्या नाम है? विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल का हमने कुछ फिगर भी यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, तो विद्युत सेल आपको समझना है कि विद्युत सेल होता क्या है। तो अगर हम जनरल वे में कहें तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ऊर्जाएं एक दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती हैं, लेकिन लॉस नहीं हो सकती, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो अब विद्युत ऊर्जा की बात करें, विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल में क्या होता है? एक जो है द्रवनुमा पदार्थ भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे हम विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर लिखा है विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं, जो ये पानी भरा होता है विद्युत सेल के अंदर। ठीक है, अब विद्युत सेल के अंदर दो विभिन्न धातुओं की छड़ें लगी होती हैं। विद्युत सेल के अंदर दो विभिन्न धातुओं की छड़ें लगी होती हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। और जब भी इन दो छड़ों को इस विद्युत अपघट्य एक ऐसा पदार्थ ही है कि जब दो छड़ों को इसमें डाला जाता है तो एक क्षण अपने आप धनावेशित हो जाती है और दूसरी क्षण अपने आप ऋणावेशित हो जाती है। तो ये जो धनावेशित क्षण होती है इसको धन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, धन इलेक्ट्रोड। और जो ऋणावेशित क्षण होती है इसे हम ऋण इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऋण इलेक्ट्रोड। तो धनावेशित क्षण धन इलेक्ट्रोड और ऋणावेशित क्षण ऋण इलेक्ट्रोड के नाम से जानी जाती है। अच्छा, इसका बैटरी, ये जो सेल होता है विद्युत सेल, एक प्रकार की बैटरी ही होती है। और इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। अगर ये धन सिरा ए और ये बी धन सिरा, ठीक, ऋण सिरा, तो इलेक्ट्रोड में ये वाला जो ऋण इलेक्ट्रोड है ये ऋण सिरे को दर्शाता है, और जो धन इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये धन सिरे ए को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका ये कुछ इस तरह से प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। यानी कि यहां पर देखिए आप लोगों ने इसको बैटरी की तरह से समझा है। तो ये सेल कुछ और नहीं, हमारी एक प्रकार से बैटरी ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। बैटरी में भी करंट होती है, विद्युत होती है, तो वो क्या है? एक प्रकार से हमारा विद्युत सेल है, बैटरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये विद्युत सेल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग विद्युत सेल हेडिंग डाल के लिखेंगे, इसमें विद्युत सेल हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे लिखेंगे विद्युत सेल में एक द्रव
विद्युत सेल में एक द्रव भरा होता है तथा दो विभिन्न धातुओं की छड़ें उस द्रव में रखी होती हैं, तथा दो विभिन्न धातुओं की छड़ें उस द्रव में रखी होती हैं। आगे लिखेंगे, इस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं तथा इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं ठीक है। तो बात समझ गए ना कि विद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और दूसरी चीज, इस सेल में विद्युत अपघट्य भरा होता है और विद्युत अपघट्य में जैसे ही हम दो छड़ों को लगाएंगे तो एक छड़ अपने आप जो है धन इलेक्ट्रोड ग्रहण कर लेगी और दूसरी जो है ऋण इलेक्ट्रोड ग्रहण कर लेगी, क्योंकि ये जो विद्युत अपघट्य होता है इसके अंदर चार्ज यानी प्लस माइनस दोनों के पार्टिकल होते हैं और इसके कारण जो है माइनस के पार्टिकल एक तरफ हो जाते हैं और प्लस के पार्टिकल एक तरफ हो जाते हैं। तो इस तरह से ऋण इलेक्ट्रोड और धन इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है ठीक है। तो ये विद्युत अपघट्य का अपना गुण ही होता है एक, कि ये धन इलेक्ट्रोड को अलग कर देता है और ऋण पार्टिकल्स को अलग कर देता है। धन पार्टिकल्स अलग, ऋण पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं इस विद्युत अपघट्य के कारण ठीक है। तो इसका आप आगे प्रतीक चिन्ह भी बना लेंगे, लिख लेंगे कि विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह, ये वाला हो जाएगा विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ठीक है। इसको बना ले कॉपी पर और फिर नोट करके दिखाएंगे ग्रुप में। अब अगली हेडिंग हम लोग लगाते हैं सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकार ठीक है। क्या हेडिंग लगाएंगे, सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकार, अब बात करें सेलों के प्रकार, सेल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। तो सेलों के प्रकार में लिखेंगे सेल दो प्रकार के हो सकते हैं, लिखेंगे सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लिखेंगे प्राथमिक सेल, हेडिंग डालेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, हाँ, प्राथमिक सेल क्या होता है, ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। लिखेंगे वे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वे निरावेशित हो जाते हैं और उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उनका फर्दर यूज नहीं हो सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक सेल कहलाएंगे ठीक है। तो प्राथमिक सेल, हाँ, इसके एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे लेक्लांसे सेल, यहां पर लिख दे रहा हूं, एक मिनट, ये प्रतीक चिन्ह, हाँ, इसके एग्जांपल में लिख लेंगे, जैसे लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल, कामा डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, और हो जाता है तुम्हारा ओल्टीय सेल, ओल्टी सेल। ये तीन प्रकार के सेल हैं जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम फिर से चार्ज नहीं कर सकते, एक बार ये निरावेशित तो निरावेशित, ये बेकार हो जाते, वेस्ट हो जाते हैं, अब इनका हम आगे यूज नहीं कर सकते। तो ये हो जाते हैं हमारे प्राथमिक सेल। अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे द्वितीयक सेल। क्या हेडिंग लगाएंगे, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी बोलते हैं इनको, सेकेंडरी सेल, उनको प्राथमिक सेल को प्राइमरी सेल बोलते हैं ना। अच्छा, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो बेकार नहीं होते, हम उनको पुनः आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं, जैसे कि बैटरी। तो आप लोग लिख लेंगे इसको, वे सेल जिनका एक बार उपयोग करने के बाद
पुनः आवेशित किया जा सकता है। वे सेल जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है और आगे यूज किया जा सकता है, तो वे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे बैटरी, हाँ, जैसे कि बैटरी क्या होती है? इस ऐसा सेल है जो हम एक बार यूज करें उसके बाद में फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी लो होने पर आप लोग क्या करते हैं, उसको चार्जिंग लगाते हैं और वो फिर से चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सेलों के प्रकार, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ेंगे? हाँ, सेल का विद्युत वाहक बल। यहां पर हेडिंग लगा देते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ लिखा मिले कहीं पर तो आपको समझ लेना है ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है कि ये इसका फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत और मोटिव का मतलब मोटर से है, वाहन से है, वाहक है ना। फोर्स का मतलब बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इसको बोलते हैं। और सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है कि सेल जो है, सेल के पास अपनी ऊर्जा होती है और सेल क्या करता है, एकांक आवेश को एक परिपथ में यानी पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में नचाने के लिए जो ऊर्जा अपनी खर्च करता है वो क्या कहलाती है? वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि सेल अपनी कुछ ऊर्जा खर्च करके अपने अंदर के आवेश को पूरे परिपथ में घुमा देता है, यानी पूरे परिपथ में आवेश को पहुंचाता है। और इस प्रकार जो उसकी ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। तो आप लोग लिखेंगे कॉपी पर कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आगे लिखेंगे, यदि आवेश Q, यदि आवेश Q स्मॉल q, यदि आवेश Q को विद्युत परिपथ में ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो, सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो E बराबर W अपान Q, E बराबर W अपान Q। यानी कि W का क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का वर्क है और वर्क होती क्या है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती। जितना भी आप काम करते हैं वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। जैसे आप अपने अंदर से कोई ऊर्जा लगाएंगे तो वो काम के रूप में बदल जाता है ना। तो वर्क क्या है? एनर्जी है, एनर्जी ही क्या है? वर्क है। ठीक है, तो W कार्य करना पड़ता है एक सेल को इस Q आवेश को पूरे परिपथ में नचाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए विद्युत वाहक बल सेल का क्या हो जाता है? E बराबर W अपान Q। तो इसको आप लोग लिख लेंगे E बराबर W अपान Q। और विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसे EMF से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल E से भी कहीं कहीं लिखते हैं, यानी कि E से भी लिखते हैं और इससे भी लिखते हैं। अब इसकी बात करें विद्युत वाहक बल की, तो आप जानते हैं कि
कार्य का मात्रक उसका, हाँ, जूल बटे कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल और क्यू का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलाम। आगे लिखेंगे, या वोल्ट भी लिख सकते हैं इसको। आगे लिखेंगे इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है, जो भी लिख लें। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है, ये पूरा लिख लें, है ना। जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, नोट पॉइंट करके यहां पर लिख ले थोड़ा सा। हाँ, एक चीज बता दें कि जो विद्युत वाहक बल होता है अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जिस सेल के लिए जितना होता है वो नियत होता है। बात समझ रहे हैं ना। मान लो कोई सेल बैटरी है, कोई लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, तो अलग अलग सेलों का क्या होगा? विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा, लेकिन जिस बल का जितना हो जिस सेल के लिए जितना होता है उस सेल के लिए उतना ही नियत रहता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट करके लिख लें नोट में कि अलग अलग सेलों का, अलग भिन्न भिन्न सेलों का विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न होता है, लेकिन भिन्न भिन्न सेलों का विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा नियत ही रहता है। एक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा नियत ही रहता है। ठीक है, भिन्न भिन्न सेलों के लिए भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल, लेकिन एक सेल के लिए विद्युत वाहक बल क्या होता है? नियत ही रहता है। मान लीजिए कोई सेल ए है और ए का विद्युत वाहक बल आज हमने नापा, तो मान लो ई निकल के आया, है ना। तो अब दूसरे दिन इसका विद्युत वाहक बल नापेंगे तो क्या E+1 थोड़े हो जाएगा? ई ही रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो विद्युत वाहक बल एक सेल का जितना आज है उतना कल रहेगा, चाहे जमाने बाद नापा जाए उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न सेलों का अलग अलग होता है, लेकिन जो होता है एक सेल का जितना है उतना नियत रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला है, अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्या पढ़ते हैं? सेल का टर्मिनल विभवांतर। इसको लिख देते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? देखिए, विभवांतर क्या होता है? जनरली हमने पढ़ा V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर क्या करता है? किसी परिपथ में धारा को बहाता है। बात समझ रहे हैं ना। विभवांतर क्या होता है? धारा के लिए उत्तरदायी होता है, और धारा जनरली बहती क्या कैसे है? आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर की बात हुई है, तो विभवांतर क्या होगा? टर्मिनल समझिए, ये जो इलेक्ट्रोड लगे इन्हीं को टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में जितना विभवांतर खर्च होगा या जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी है, यहां से यहां तक एक आवेश को ले जाने में जितना विभवांतर उत्पन्न होगा, जितना विभवांतर कहने का मतलब या जितना विभवांतर उत्पन्न होगा या जितनी आवश्यक ऊर्जा लगेगी, जितना कार्य करना पड़ेगा, जितनी आवश्यक ऊर्जा लगेगी, उसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। और हाँ, टर्मिनल विभवांतर, ये जो परिपथ है
ये बाह्य परिपथ के थ्रू जाएगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हमारा आवेश। तो इसमें लिखेंगे आप लोग सेल का टर्मिनल विभवांतर, इसमें लिखें थोड़ा सा, लिखेंगे एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में खर्च हुई ऊर्जा या व्यय ऊर्जा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यय ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। व्यय ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे वी टर्मिनल से डिनोट करते हैं। किससे? वी टर्मिनल से। इसे वी टर्मिनल से डिनोट करते हैं। कैसे? वी टर्मिनल लिख सकते हैं इसके ऐसे, सफिक्स में क्या लिखेंगे? वी टर्मिनल। ठीक है, वी टर्मिनल बराबर भी W/Q ही होता है। ठीक है, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर होता है। ठीक है, वैसे एकदम सेम फार्मूला होता है। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल एक ही चीजें हैं लगभग। ठीक है, अब सेल का टर्मिनल विभवांतर हो गया। एक और लास्ट हेडिंग हम पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी पार्ट बचेंगे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोग हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जितनी पढ़ने पढ़ाने वाली चीजें हैं, लिखाने वाली डेफिनेशन, वो आज इस वीडियो में कवर हो जाए, इसलिए एक हेडिंग और है। अगले वीडियोज में हम इसके डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, तो एक लास्ट हेडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसकी भी डेफिनेशन आप लोग लिख लें, समझ लें। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? लिखेंगे आप लोग, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखेंगे, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, अगली लाइन से लिखेंगे, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, कैपिटल E। ठीक है, विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यदि सेल के सिरों को एक प्रतिरोध तार R से जोड़ा जाता है, यदि सेल के सिरों को एक प्रतिरोध, सेल के सिरों को एक प्रतिरोध तार कैपिटल R के सिरों से जोड़ा जाता है, तो सेल से परिपथ में प्रवाहित धारा, तो सेल से परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर E/R प्लस R, I बराबर E/R प्लस R, I बराबर E/R प्लस R। इसका मतलब क्या है कि जो प्रवाहित धारा होती है हमारा, इसको समझिए, हमने ओम के नियम में क्या पढ़ा? I बराबर V/R, यही तो पढ़ा। ओम के नियम में क्या पढ़ा? I बराबर V/R। ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? I बराबर E/R प्लस R। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ठीक है, इस आंतरिक प्रतिरोध को किसी कैपिटल R वाले प्रतिरोध वाले सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है,
तो ये प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे। और यदि सेल का विद्युत वाहक बल E हो, यानी विभवांतर, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या होता है, विभवांतर होता है, तो ये I बराबर V अपान R, यानी ओम का नियम ही लग रहा है। यहाँ पर देखिए कुल प्रतिरोध यानी आंतरिक प्रतिरोध सेल का और बाह्य परिपथ वाला प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध सेल का और ये बाह्य परिपथ वाला प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ के एक प्रतिरोध का निर्माण करेंगे R प्लस R। और जो E होता है ये विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर की तरह से काम करता है, और धारा अपना धारा बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध की बात समझ लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है और किस फार्मूले में कैसे बंधा होता है, किसके साथ किस सूत्र में कैसे बंधा होता है। अब आगे समझेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, आगे हम क्या समझेंगे कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं सेल आंतरिक प्रतिरोध संबंधी तथ्य, आप लोग लिख लेंगे आंतरिक प्रतिरोध संबंधी तथ्य, या फिर लिख लेंगे आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, यानी आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग पहला पॉइंट, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये एक पॉइंट इसमें लिख लेंगे, यानी ये दूरी अगर हम ये प्लेट उधर खिसका दें, ये प्लेट उधर खिसका दें, तो इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट और लिखेंगे आप लोग, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करें सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझते कैसे हैं, फिगर एक देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, ये जो है तुम्हारा एक फिगर हम बना दे रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए, इसको आप लोग बना लेना। ठीक है, ये तुम्हारा V है, ये कैपिटल R है, और ये इधर को धारा बह रही है ऊपर को, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, आगे चल के इस सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध कुछ लगा हुआ है। ठीक है, और इसको E से डिनोट करते हैं, ये बैटरी है तुम्हारी, और ये सेल है। हाँ, बात समझिए इसका कि यहां पर देखिए ये क्या है, तुम्हारा सेल है। सेल किससे जुड़ा है, प्लस माइनस, यानी सेल का प्रतीक क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, ये स्मॉल r है। अब इस प्रतिरोध को हमने एक बाह्य परिपथ के प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया, तो इसका जो है सूत्र किस तरह से बन के आएगा, ओम के नियम से। तो V बराबर I अपान R होता है, धारा तो वही बह रही है। ठीक है, लेकिन V के स्थान पर यहाँ पर E काम कर रहा है, यानी विद्युत वाहक बल। तो E बराबर क्या हो जाएगा, I अपान ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे, यानी R प्लस R हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल E बराबर R प्लस R। अगर R की वैल्यू यहाँ हम निकालना चाहें तो E R प्लस E R बराबर I, बात समझिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, E, हाँ यहां से हो जाएगा R प्लस R बराबर I अपान E, और स्मॉल r बराबर I अपान E माइनस कैपिटल R, यानी कि R बराबर I और माइनस ER बटे E। ठीक है, स्मॉल r की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग वर्क कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है।